पॉइंट है, यहाँ पर सिग्मा एक्स लग रहा है, तो इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा ए, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये रेजिस्ट करेगा। उसी तरह क्योंकि ये बैलेंस्ड है, मतलब दिस इज नॉट मूविंग, इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो फिर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा एक शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एंड दिस इज फिक्स्ड, देन वी कैन इक्विवेलेंटली ड्रॉ दिस टू दिस। अगर हमारा टाउ इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वाला जो फिक्स पॉइंट है ये रेजिस्ट करेगा इस टाउ से, ठीक है, हो गया, ये वाला टाउ और ये वाला टाउ हो गया। लेकिन आप देखिए कि अगर ये दोनों बस लगते हैं देन देयर विल बी नॉट, दिस सिस्टम विल बी नॉट इन इक्विलिब्रियम। आपका फोर्स नहीं है, फोर्स तो बैलेंस हो जाएगा लेकिन आपका जो मोमेंट है वो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें एक क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। तो इस स्ट्रेस के लिए, इस शियर स्ट्रेस के लिए यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, और वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, which will complement, which will nullify the moment which is created by the original shear stress. So this will generate in here, this way. अगर आपका ये यहाँ डायरेक्शन में हो रहा है then this will come in this direction, okay? तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये वाला इनिशियली बैलेंस था, बिकॉज इट वॉज इन स्टेबल, सो जो हमारा जो फाइनल होगा वो भी, जो फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो भी स्टेबल होना चाहिए, दैट विल बी ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिराइव किया है कैसे, हमारा टाउ इज इक्वल टू टाउ बार इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कपल इज इक्वल टू क्लॉकवाइज कपल। तो काउंटर क्लॉकवाइज कपल कौन सा हो गया, ये टाउ, ये तो टाउ हो गया आपका स्ट्रेस हो गया, तो आपका जो फोर्स होगा वो टाउ इंटू दिस फेस का एरिया हो जाएगा बी इंटू सी। तो टाउ बी इंटू सी, और डिस्टेंस कितना हो गया, इस पॉइंट से ए डिस्टेंस हो गया कितना, तो कपल कितना जनरेट हुआ, इसके वजह से टाउ के वजह से इतना हो गया, ठीक है। और वो जो टाउ बार के वजह से कितना कपल जनरेट हो रहा है, टाउ बार वो तो स्ट्रेस हो गया, उसका एरिया, उसका फेस का एरिया आएगा आपका ए इंटू बी, तो टाउ बार ए इंटू बी, फिर उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो सी आ जाएगा, तो सी आ जाएगा, इस तरह से आपका टाउ इज इक्वल टू टाउ बार आ जाएगा। तो टाउ बार आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट टाउ इज इक्वल टू टाउ बार, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, सिमिलरली टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स जेड वाई, टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको जितना भी यहाँ पर समझाया कैसे आया क्या आया, तो यहाँ पर हम इसको रिटन फॉर्मेट में लिख लिए हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2D स्ट्रेस सिस्टम, प्लेन स्ट्रेस सिस्टम। हम प्रीवियसली जो देख रहे थे, जो भी हम स्ट्रेस सिस्टम देख रहे थे वो 3D सिस्टम देख रहे थे। अभी हम आगे 2D स्ट्रेस सिस्टम, और इट इज नोन एज प्लेन स्ट्रेस सिस्टम। यहाँ पर हम हमारा जो फोर्स, जो भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो हम जे डायरेक्शन में नहीं लेंगे, बस दो ही डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप जो देख रहे थे कि ये हमारा जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड है, लेकिन यहाँ पर बस दो ही कंपोनेंट आ जाएंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई आ जाएंगे। सिग्मा जेड को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जे डायरेक्शन में देयर इज नो फोर्स, और हम जानते हैं कि अगर हमारा जे डायरेक्शन में नो फोर्स देन हमारा स्ट्रेस भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सिग्मा हो गया सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई एक्स एंड सिग्मा वाई वाई। सो हमारा ये वाला जो केस होता है वो बीम एंड सैफ के लिए यूज करते हैं। ये हो गया आपका 2D। फिर आ गया आपका 1D। तो 1D स्ट्रेस सिस्टम में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है, और वो सिग्मा एक्सेस, ये एक 1 क्रॉस 1 क्रॉस का मैट्रिक्स आ जाता है। ये हम कब भी यूज करते हैं,
रॉड, बार एंड कॉलम के लिए ये हमारा यूज करता है। हम अगले चैप्टर में देख लेंगे कि कैसे भी यूज करता है, कैसे कैसे इसको यूज करता है। फिर आ गया हमारा स्ट्रेन सिस्टम। तो जो भी स्ट्रेस सिस्टम था, अभी हम आ गए स्ट्रेन सिस्टम में। तो इसमें क्या क्या फर्क आएंगे कि आप डायरेक्टली आप सिग्मा एक्सेस को रिप्लेस कर लेंगे एप्सिलॉन एक्स एक्स से, सिग्मा वाई वाई को एप्सिलॉन वाई वाई से, सिग्मा जेड जेड को एप्सिलॉन जेड जेड से, एंड टाउ एक्स वाई को आप कर लेंगे फाई एक्स वाई बाई 2 से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो डायरेक्टली सिग्मा टाउ एक्स वाई को फाई एक्स वाई से डायरेक्टली रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन टाउ एक्स वाई विल बी ऑलवेज रिप्लेस्ड एज फाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, नॉट फाई एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये जो हम डेफिनेशन देख चुके हैं, फाई का डेफिनेशन देख चुके हैं, फाई इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। आपको बोल दिया था कि व्हाट देयर शुड बी द चेंज इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस। सो ये जो फाई हो गया आपका, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। सिंस टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, सो ये थीटा, ये जितना थीटा एंगल करेगा ये भी उतना थीटा एंगल करेगा। तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा हम ले लेंगे, फिर फाइव हो जाएगा हमारा थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो हमारा एक थीटा का वैल्यू 5/2। सो हमारा ये वाला जो थीटा है दैट इज ड्यू टू वाई एक्स, टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो इसके वजह से जो आएगा, तो फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस फाइव वाई एक्स डिवाइडेड बाई 2, प्रोड्यूस ड्यू टू टाउ एक्स वाई एंड दिस इज प्रोड्यूस ड्यू टू टाउ वाई एक्स। तो आप अल्टीमेटली इतना ही याद कीजिए कि हम वाई सिग्मा को सिग्मा को एप्सिलॉन, सिग्मा एक्स को एप्सिलॉन एक्स, सिग्मा वाई वाई को एप्सिलॉन वाई वाई, सिग्मा जेड जेड को एप्सिलॉन जेड जेड, एंड टाउ एक्स वाई को फाइव एक्स वाई बाई 2, इससे रिप्लेस कर लेंगे। फिर आपका स्ट्रेन का मैट्रिक्स ये आ जाएगा 3x3 का। इसमें याद करिए ये 5x/2, सिग्मा एक्स जेड बाई 2, सिग्मा वाई जेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स पे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट है कि यंग्स मॉडुलस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। ठीक है, तो जो यंग्स मॉडुलस को देखते हैं, एक होता है हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ टेल्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, और ये वैलिड है अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं ई एप्सिलॉन एक्स। तो ये जो ई वैल्यू है ये आपका आ जाता है सिग्मा एक्स बाय एप्सिलॉन एक्स। तो ये ई को ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं। ई स्टील इज इक्वल टू 200 GPa एंड ई डायमंड इज इक्वल टू 1200 GPa। तो अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये डायमंड का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एप्सिलॉन एक्स। तो दैट मीन्स दैट इसका जो स्लोप आ जाएगा वो ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टील का है तो इसका स्लोप इज इक्वल टू ई ऑफ स्टील। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि ई ऑफ स्टील इज वेरी लेस देन ई ऑफ डायमंड। तो आपका जो डायग्राम आएगा वो स्टील का स्लोप कम आएगा डायमंड के कंपैरिजन से। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि देखते हैं कि स्टिफनेस कैसे वेरी करेगा। आपको अगर ये ग्राफ दे देगा तो आपको स्टिफनेस कैसे मालूम चलेगा। तो आप ले लेंगे एक कांस्टेंट सिग्मा पे, एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर ये इसका जो आ रहा है ये इसका हो गया सिग्मा डी, और इसका जो आ रहा है ये हो गया इसका एप्सिलॉन एस। ठीक है, ये हो गया इसका स्ट्रेन, डायमंड का स्ट्रेन, और ये हो गया स्टील का स्ट्रेन। आपको एक ही पर्टिकुलर स्ट्रेस पे डायमंड का स्ट्रेन बहुत कम आ रहा है स्टील से, उसका मतलब क्या है, डायमंड का स्टिफनेस ज्यादा है। सो फॉर ए कांस्टेंट सिग्मा इफ E increases then epsilon decreases, which implies stiffness increases. Okay, so coming to the next,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। तो प्रीवियसली हम देख रहे थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ पर आ जाएगा कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो वहाँ पर वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हटाने के लिए जो भी कांस्टेंट आ जाएगा उसको हम जी से डिनोट करते हैं, और वो जी वैल्यू हो जाता है शियर मॉडुलस, उसको ही बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ओके, एंड जनरली फॉर मटेरियल्स जी इज ऑलवेज लेस देन ई, सो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिस्टॉर्शन इज लेस देन रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एलोंगेशन। ठीक है, फिर हमारा थर्ड आ जाता है बल्क मॉडुलस के। K is always defined for the hydrostatic pressure. It is always defined for the hydrostatic pressure condition only. ठीक है, अगर ये हमारा स्ट्रेस एलिमेंट है, यहाँ पर P, P, P तीनों तरफ से लगेंगे, 3 डायमेंशनली एंड दैट टू कंप्रेसिव। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड इज इक्वल टू P, तो K इज डिफाइंड एज K इज इक्वल टू P बाई एप्सिलॉन B, तो P बाई डेल V बाई B। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, वो बाद में देख लेंगे कैसे करते हैं। फिर आ गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हमारा हो गया आपका, जो देख रहे थे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स देख लिए। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पे। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या आप डेफिनेशन बस एक पॉज कर लीजिए वीडियो को और देख लीजिए डेफिनेशन क्या होता है, ये बस थ्योरी पार्ट है। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं पॉइजन रेशियो पे। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड इज गिवन बाय द सिंबल म्यू। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक एलिमेंट है जहाँ पर एक यूनिएक्सियल स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, फिर हमारा हम पॉइजन रेशियो देखते हैं क्या होता है। तो पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है? ये एक्सिस है, तो स्ट्रेन अलोंग द एक्सिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। अगर यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है तो दैट विल बी लेटरल स्ट्रेन, बट यहाँ लेंथ वाइज अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स। तो हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या है? वाई डायरेक्शन। अगर ये हम वाई डायरेक्शन लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन लेते हैं, इसको एक्स डायरेक्शन लेते हैं, इसको जेड डायरेक्शन लेते हैं, तो हमारा म्यू इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स, और म्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा जेड बाई सिग्मा एक्स। तो इन दोनों को कंपेयर करने से हमारा सिग्मा एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड आ जाएगा। सॉरी, मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, एप्सिलॉन को मैं सिग्मा बोल रहा था। सो ये आपका आ गया। सो हम सिग्मा एप्सिलॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। इसको तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि हम पॉइजन रेशियो में हुक्स लॉ में देख चुके थे कि हम लिखते हैं। फिर हम लिखेंगे सिग्मा वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन एक्स, क्योंकि हम देख चुके थे कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा म्यू बाई सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा एप्सिलॉन वाई बाई एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू म्यू होता है। तो इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका आ गया ये वाला इक्वेशन, एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन सिग्मा एक्स बाई ई। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू है, ये जो वैल्यू है म्यू का वैल्यू, वो थियोरेटिकली फॉर जनरल मटेरियल वो -1 to 0.5 के बीच में लाई करता है। फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल वो 0 to 0.5 में लाई करता है। अगर वो गेट में आपको पूछता है देन यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, अगर म्यू का वैल्यू पूछता है, एंड ये पूछता भी है गेट में। तो म्यू के डिफरेंट वैल्यूज हैं। म्यू इज इक्वल टू 0 वो कॉर्क के लिए होता है, कॉर्क के लिए होता है। म्यू इज इक्वल टू 0.1 to 0.2 वो कंक्रीट के लिए होता है। म्यू इज इक्वल टू 0.3 वो स्टील के लिए होता है। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0.49999 वो रबर के लिए होता है। म्यू इज इक्वल टू 0.5 वो इनकम्प्रेसिबल मेटेरियल के होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेल वी इज इक्वल टू 0, दैट इज वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल। ठीक है, वो क्वेश्चन था।
फिर गेट में ये पूछता है द रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों इक्वेशन आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, एंड वो हर रोज आते हैं एंड पक्का आता है, हर ईयर आता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन आप देख लेंगे। फिर ये आपको पूछता है कि ये जो अगर मेरा मटेरियल आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन दैट, टू डिफाइन द मटेरियल स्टेट। सो आपका ये हो जाएगा, अगर आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस है देन 2, ऑर्थोट्रोपिक है 9, अनआइसोट्रोपिक है 21। तो ये एक बार गेट में पूछा जा चुका है, तो यू शुड रिमेम्बर एटलीस्ट दिस, बस याद करना है। देन आता है हमारा एक टेबल ड्रॉ कर चुके हैं हम। फर्स्ट है सिस्टम 3D 2D 1D, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कंपोनेंट इन द सिस्टम। अगर 3D है तो 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा, तो कितना टोटल नंबर है 9। और वहां से इंडिपेंडेंट कितने हैं, डायगोनल के सभी सिग्मा वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर जो रेस्ट 6 एलिमेंट रह जाते हैं उनमें से 3 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट है। सिमिलर 2D के लिए 4 और 3, 1D के लिए 1 और 1। ठीक है, फिर आते हैं हम हुक्स लॉ पे। तो अगर ये मेरा एक एलिमेंट है जहां पर सिग्मा एक्स लग रहा है, तो बाय हुक्स लॉ वी नो दैट एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई, ये हम देख चुके हैं प्रीवियसली। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें जनरल हुक्स लॉ देखना है। ये तो हो गया हमारा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। अभी हमें देखना है कि तीनों डायरेक्शन में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जब लग रहा है, वहां पर हमारा जनरल हुक लॉ क्या कहता है। तो अगर हमारा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लग रहा है, देन आवर हुक्स लॉ विल बी एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। ठीक है, तो आपका अगर सिग्मा एप्सिलॉन एक्स निकाल रहे हैं, उसी डायरेक्शन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी दोनों डायरेक्शन का लैटरल स्ट्रेन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन के स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और दूसरे डायरेक्शन के लिए माइनस के साथ म्यू मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये एक नोट है, आप पढ़ लीजिए खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा जेड डायरेक्शन में नहीं है, तो सॉरी फोर्स अगर मेरा जेड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो मेरा सिग्मा जेड नहीं आएगा, लेकिन मेरा एप्सिलॉन जेड आ जाएगा, बिकॉज स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, बट स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल हुक्स लॉ। फिर हम आ जाते हैं